सुना है वो आता है फिर कभी ना जाएगा, तब चुप्पी साध लूंगा, कौन मौन तोड़ पाएगा। ओढ़कर उम्र दराजी की चादर बैठूंगा कोने में, काया होगी दुर्बल परेशानी सोने में। बुढ़ापा कर्कश होगा जानता हूं मैं, हौसला चाहिए रखना मानता हूं मैं। इंतजार करूंगा उसके आने का, खुद पर छाने का। मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। हेलो, सलाम, नमस्ते, स्वागत है आपका जिंदा दिली से भरे हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी में। बुढ़ापे में तो परछाइयाँ भी काटने को दौड़ती हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ सिलवटें पड़ जाती हैं। वक्त किस तरह अदला बदली का खेल खेलता है। एक शख्स के पैर ज़रा लड़खड़ाए क्या, उम्र ने बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक दे दी। जर्जरता को ओढ़कर इंसान खुद में सिमटने को मजबूर हो जाता है। बुढ़ापा कचोटने लगता है क्योंकि उनके अपने अब पराये हो गए हैं। जिंदगी हर खुशी के लिए उन्हें अपना चैन सुकून दांव पर लगा दिया। मौसम बदले लेकिन वो माँ बाप नहीं बदले और ना ही उनकी ममता। लेकिन हमारी उम्र क्या बदली, हमारे अंदाज, हमारे मिजाज सब कुछ बदल गए। सूरज की पहली किरण अपने साथ नया सवेरा, नई उम्मीदें लेकर आती है, लेकिन हर रोज जिंदगी की नई सुबह का स्वागत करते इन बुजुर्गों को अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली के सैनिक फार्म के पास बने इस ओल्ड एज होम में रह रहे इन बुजुर्गों को शायद आज अपनी परवरिश पर गर्व नहीं, शर्म आ रही होगी। इन्होंने शायद ही सोचा होगा कि बचपन में जिन हाथों को पकड़कर चलना सिखाया था, वही हाथ इन्हें वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखाएंगे। दिल वालों की दिल्ली में बुजुर्गों की घर में कोई जगह नहीं। ऐसा आपको भी महसूस होगा जब आप भी ऐसे किसी ओल्ड एज होम में इन बुजुर्गों से मिलने आएंगे। इस घर में तकरीबन 20 वृद्ध लोग रहते हैं। अकेले जीवन की इस अवस्था को गुजारती ये महिला यहाँ अकेली नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर इस दर्द से जूझ रहे एक और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने IAS बन देश की सेवा की, लेकिन आज इनका कोई अपना इनके साथ नहीं। इनके बच्चे अपना फ्यूचर विदेश में देखते थे। शायद इसीलिए वे इन्हें यहाँ वृद्धा आश्रम में अपना बुढ़ापा गुजारने के लिए छोड़ गए हैं। देश की सेवा में कार्यरत रहे ये बुजुर्ग आज अपने बच्चों का विदेश से आने का इंतजार कर रहे हैं। आज इन बुजुर्गों ने इस ओल्ड एज होम में अपनी अलग ही एक छोटी सी दुनिया बना ली है। अपनों से दुत्कारे गए ये बुजुर्ग आज इस आश्रम में वो प्यार पा रहे हैं जिनके ये हकदार हैं। कई बड़े व्यापारी, IAS मेजर जनरल इस ओल्ड एज होम में बेदर्द बुढ़ापे को गुजार रहे हैं। ओल्ड एज होम में रह रहे बुजुर्गों की इंतजार से भरी इन बूढ़ी आंखों ने भी कई सपने देखे थे, वही सपने जो हम और आप देखते हैं। सपना हर सुख और दुख में अपनों के साथ होने का। जीवन की इस अवस्था से हम सबको गुजरना है, लेकिन अगर बुढ़ापे का मतलब ये होता है तो शायद हम में से कोई ही इस अवस्था को देखना चाहेगा।
शायद अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि इस अवस्था का हिस्सा एक दिन हम भी बनेंगे। जिनकी उंगली पकड़कर हम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े, उनकी बढ़ती उम्र हमें अचानक बोझ क्यों लगने लगती है? जिनसे लिपटकर सोना हमें बहुत अच्छा लगता था, ऐसा क्या हो जाता है कि उनकी मौजूदगी चुभने लगती है? और यही वजह है कि हमारे देश में ओल्ड एज होम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आज जिंदगी के सफर में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर नवनीत सिकेरा जी, जिनके जिम्मे है यूपी की महिलाओं की सुरक्षा। हमारे साथ हैं अपनी आवाज का जादू हर जगह फैला चुके फेमस सिंगर शंकर साहनी जी, पूर्व मिसेस इंडिया और सोशल एक्टिविस्ट रूबी यादव जी, कवि लेखक जगबीर राठी जी, सावित्री पांडे जी जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, हरीश कुमार जी जो कि एक वृद्धाश्रम का संचालन करते हैं। साथ ही हम स्वागत करते हैं उन आदरणीय और सम्मानीय बुजुर्ग मेहमानों का जो इस अवस्था से गुजर रहे हैं और आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। शंकर साहनी जी के मैं सबसे पहले विचार जानना चाहूँगा। शंकर जी, आप देश विदेश में घूमते रहते हैं और आज से यही कोई 30 साल पहले हेल्पेज इंडिया ने ओल्ड एज होम इंडिया में बनाए थे, तब यही सवाल उठाए गए थे कि ये वेस्टर्न तरीका है। लेकिन आज हमारे देश में बुजुर्गों के हालात देखकर लगता है कि ये पश्चिमी तरीका नहीं है, ये हमारे देश की एक हकीकत बन चुकी है। क्या कहना है आपका इस बारे में? मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं जो मैंने अपने कॉलेज के वक्त में गाई थी। जिंदगी था उस नज़्म का नाम, मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। इस शहर में किससे मांगे हम जरा सी जिंदगी, हर कोई तो ढूंढता है बस जरा सी जिंदगी। इस शहर में किससे मांगे हम जरा सी जिंदगी, चांदनी के घूंट भर के रात भर जागा किए, बिरह में अपनी कटी थी जब जरा सी जिंदगी। जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खेद इस बात का है कि हमारे देश में जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जो हमारे संस्कार पेरेंट्स ने दिए हैं, इतने वर्षों से सिर्फ इसी बात की चर्चा होती रही कि माँ बाप को ईश्वर का दर्जा देना चाहिए, माँ बाप को भगवान का दर्जा देना चाहिए, और यही हमारी संस्कृति फेल हो गई इसी टॉपिक पे आके। मैं चाहता हूँ कि ये जो जितने भी हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम हैं और जितने भी लोग उन पे सेवा कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आएँ, अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगे और उनको वापस लेके जाएं। पंजाब के अंदर अभी एक रूल बना है कि अगर बच्चे माँ बाप की हेल्प नहीं कर सकते, उनको घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो अपनी प्रॉपर्टी बैंक को देंगे और बैंक उनको मंथली एक इनकम देगा। और अगर उनका इंतकाल हो जाता है तो बच्चे उसकी प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब वो बैंक का लोन उतारेंगे। तो आप इससे कहीं ना कहीं सहमत हैं कि हमारे देश की एक हकीकत बन चुकी है? हालांकि हमारी संस्कृति में ये है कि हम अपने माँ बाप को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, किसी भी हालात में अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन आज क्योंकि जिस तरीके से ओल्ड एज होम की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश की ज़रूरत बन चुकी है? ये बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये ज़रूरत बन चुकी है। और इसमें सिर्फ पेरेंट्स का ही रोल नहीं है, इसमें जो कहना नहीं चाहिए, जब बाहर से कोई शादी के बाद लड़के बदलते हैं तो वो पंजाबी में कहावत है, मुंडा नोट तोड़ाया ते गया, मुंडा ब्याया ते गया, कि जब हम नोट टूट जाता है या लड़का शादी हो जाती तो एक बराबर है, वो चला जाता है। तो वही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 90% केसेस जो मैंने देखे हैं ओल्ड होम के, वो शादी के बाद ही मनमुटाव शुरू होता है। ये बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि शादी के बाद
अचानक पता नहीं ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालने का काम करते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रूबी यादव जी के पास जाना चाहते हैं। रूबी जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक ज़माना था जब हमारे देश में एक छत के नीचे 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी, और आज एक ज़माना है जहाँ हमारी सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज एक बूढ़े माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती। जिस उम्र में उन्हें सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है, उस उम्र में उन्हें पुराने सामान की तरह घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इस पे मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज जिस तरीके से आज हो गई हैं, उसमें उन लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परवरिश में कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी आ जाती है। जो हमारे पहले हमारे ज़माने में ये हुआ करता था कि बच्चे दादा दादी नाना नानी की गोद में खेल के पलते बढ़ते थे और उनके संस्कार उन बच्चों के अंदर जाते थे, और जिस वजह से वो अपने घरों के अंदर जो माहौल देखते थे उसी माहौल के अकॉर्डिंग वो चलते थे। अब अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को परवरिश दे रहे हैं क्योंकि वो बिजी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन दादा दादी नाना नानी से जो उनको संस्कार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं, और वो बच्चे देख रहे हैं कि उनके माता पिता किस तरीके से उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिहेव कर रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से पेश आ रहे हैं, या उनको छोड़ देते हैं, तो बच्चे वो चीज़ सीख रहे हैं। बिल्कुल रूबी जी, बात यहाँ पर संस्कारों की है, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि हमारे उन संस्कारों के ऊपर कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हावी हो रही है। हमारे साथ मौजूद है नवनीत सिकेरा जी। नवनीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या सरकार ने वृद्धों को लेकर ऐसा कोई कानून बनाया है जिसमें अगर कोई औलाद अपने माता पिता के साथ ऐसा करती है तो उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जा सके? देखिए मोहसिन साहब, अभी ऐसे कानून बहुत साफ तौर पे सामने नहीं आए हैं। पंजाब का एक उदाहरण सामने आया है। ऐसे छुटपुट स्टेट्स में कुछ कुछ प्रोग्रेसिव काम हुए हैं, लेकिन कोई सार्थक कानून पूरे देश में लागू हुआ हो या पार्लियामेंट में पास हुआ हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। शायद हमारे बीच में जो मैडम एडवोकेट सावित्री जी बैठी हैं वो शायद इस विषय पे ज़्यादा बता पाएँ। लेकिन जो बात अभी यहाँ तक जो मैंने सुनी है इस चर्चा में, मैं सभी की बात से सहमत हूँ, और ख़ास तौर से रूबी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब बच्चे खुद सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे करेंगे। जब आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को सुबह सुबह क्रच में छोड़कर जाते हैं और शाम को उनको लेकर आते हैं, तो उनको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि एक दिन उनके भी बच्चे उनको एक दिन ओल्ड एज होम में छोड़कर आएंगे। तो ये बड़ी सीधी सी बात है जो कि समझने में, जिसके इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। बच्चों को जब तक ये महसूस नहीं होगा कि उनके माँ बाप उनके अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं। नवनीत जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आप IAS भी बन सकते थे, लेकिन क्या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने IPS बनने की ही सोची और IPS ही आप बने? इसके पीछे क्या कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? पहली बार मेरे से मेरे दिल की कहानी जो अब तक कहीं दफन थी, मैंने फर्स्ट टाइम मैं किसी टीवी चैनल के माध्यम से बोलने के लिए आप कह रहे हैं, और इस मुद्दे पर जहां माता पिता की बात है तो मैं जरूर इस बात को कहना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ हूँ यहाँ पर, वो उसके पीछे अगर कोई एक हस्ती है, अगर कोई एक नाम है, तो सबसे पहला नाम वो माँ का है और दूसरा नाम वो पिता का है। और 12th के बाद एक घटना में मैंने देखा, इंजीनियरिंग कर रहा था मैं उस वक्त, कि मेरे फादर को जो है, जब हम लोग अपना फर्स्ट हाउस, वो रिटायर हुए थे, मेरे पिता रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाना चाहते थे, तो जब उन्होंने मकान बनाना शुरू किया तो वहाँ पर कुछ जो गुंडे भाई लोग होते हैं उन्होंने आके सब तोड़फोड़ कर दी। एंड उसके बाद हम सभी लोग मिलकर पुलिस से मदद मांगने गए थे, और जब पुलिस से मदद मांगने गए तो पुलिस का रवैया आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं तो खुद देखा हुआ है। बहुत ही अपमानजनक रवैये से उन्होंने मेरे माता पिता से बात की, और इतनी भद्दे रूप से उन्होंने टिप्पणी की मेरे पिता के ऊपर, मेरे ऊपर, कि वो अपमान बहुत ज़्यादा झकझोर देने वाला था। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पिता का बहुत तेजी से वजन कम होना शुरू हो गया। 5-6 दिन में उनकी सेहत बहुत गिरना शुरू हो गई, और उस दिन मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये सीखा कि हम लोग जो युवा होते हैं, हमारे पास सपने होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करने का ड्रीम हम लोग रखते हैं, लेकिन बुजुर्गों के पास सपने नहीं होते हैं, उनके पास सिर्फ यादें होती हैं, और उनकी यादें टूट चुकी थी। उसमें एक अपमान वर्ड जुड़ चुका था जो कि
जिंदगी में पहली बार उनको इतना अपमानजनक रूप से महसूस हुआ था। और मैं समझ चुका था कि अगर मुझे अपने माता पिता का आशीर्वाद लंबे समय तक लेना है तो मुझे कुछ करना होगा। और बस यही सोचकर मैंने जो है ये मन में बात मानी, मन में ठाना ये बात कि चाहे जो भी हो मुझे अब पुलिस ऑफिसर बनना है और यूपी के अंदर ही बनना है। एंड इस तरीके से मैंने एग्जाम दिया और यहाँ पे आया। तो मेरी जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो सिर्फ माता पिता के सम्मान बचाने के लिए था। और मैं आज आपके टेलीविजन के माध्यम से मैं बहुत ही ईमानदारी से कह सकता हूँ, मेरी माता पिता आज मुझसे अभी कह दें, इस वक्त इस पेपर पे कह दें कि रेजिग्नेशन लिखकर बेटा घर आ जाओ, मैं आज रेजिग्नेशन इसी वक्त लिखने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए माता पिता से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे साथ हरीश कुमार जी मौजूद हैं। हरीश जी, आप एक वृद्धाश्रम का संचालन करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके मुताबिक ऐसी कौन सी वजह है कि आज बच्चे संयुक्त परिवारों को छोड़कर अकेले रहना चाहते हैं और अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते? देखिए सर, हर बच्चे चाहते हैं कि उनके माता पिता उनके साथ रहें, उनके साथ उनका टाइम स्पेंड करें, वो अपने पोता पोती को रखें। बट ऐसा नहीं है कि वो साथ नहीं रहना चाहते और ना वो रहना चाहते हैं। हर आदमी चाहता है वो अपनी फैमिली के बीच में रहे। हर आदमी की इच्छा होती है कि अपने बच्चों के साथ शाम को बच्चे के साथ बैठे, उनके साथ इंटरटेन करे। कुछ एक ऐसी घटनाएं होती है जिसके साथ वो नहीं कर सकते। जैसे कि दिल्ली के अंदर हम बात करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आज बच्चे सेटल्ड हो जाते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे और सेटल्ड होकर विदेश में चले जाएं, बहुत अच्छी पोस्ट पे लग जाए। तो वहाँ पर आने के बाद वो क्या लगता है कि बच्चे हैं, फॉरेन में सेटल्ड हो गए, यहाँ पर वो अकेले कैसे रहें, उनका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रहेंगे। सर्वेंट के भरोसे सब कुछ नहीं हो सकता कि शाम को खाना मिला नहीं मिला, हेल्थ खराब होगी तो कैसे उनको डॉक्टर तक पहुंचाएंगे, या उनको खाना टाइम से मिलना। इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो चाहते कि नहीं, एक ऐसी जगह रखा जाए कि उनको लोलीनेस फील ना हो, अकेला ना लगे कि अकेले हैं। और वहाँ पर ओल्ड एज होम नहीं कह सकते, हम सीनियर सिटीजन होम कहेंगे, जहाँ पर वो लोग रहते हैं। सीनियर सिटीजन, ओल्ड एज होम नहीं है सर, वो एक सीनियर सिटीजन होम है जहाँ पर वो सब लोग अपने आप को एंटरटेन करते हैं, बैठते हैं, अपने तरीके से शाम को एंटरटेन करना, खेलना, बातें करना और अपने लाइफ को एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सावित्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर इसका जवाब हाँ है तो आज तक कितने ऐसे केसेस आपके सामने आए हैं? केसेस तो बहुत ज़्यादा, अभी तक लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है। कानून तो बना हुआ है, यहाँ तक कि CRPC जो हमारी 1973 की है उसमें भी प्रोविज़न है कि सीनियर जो पेरेंट्स हैं उनको पूरे राइट हैं और उनके मेंटेनेंस को, जो उनके बच्चे हैं वो उनको कानूनी हक है उनका। CRPC 125(1) में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि पेरेंट्स का पूरा हक होता है कि उनके बच्चे जो हैं उनको मेंटेन करें। उनकी दो कंडीशंस होती हैं कि एक तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने आप इस काबिल नहीं हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा खुद कर सकें। दूसरी बात है कि बच्चे इस काबिल हों कि उनको फीड कर सकते हो, उनकी परवरिश, उनको देखभाल कर सकते हो। कानून सिर्फ ये कहता है कि आप उनका मेंटेनेंस दे दीजिए, उसके बाद वो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। अभी आपने हमसे सिर्फ कानून की बात पूछी है जी, इसलिए मैंने ये बताया। उसके बाद विभिन्न हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट दिए हैं जिसमें ये कहा गया है कि पेरेंट्स को उनका पूरा हक होता है कि उनको इमोशनली, उनको सोशली, इकोनॉमिकली के अलावा उनको उस तरह का भी प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन जब हम कानून की बात करेंगे तो कानून उनके लिए भी है, जैसे कि हम बच्चों के लिए, बच्चों की परवरिश का, उनके मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो उसी तरह से पेरेंट्स के लिए भी कानून है और कई सारे कानून आए हैं। अभी 2007 में भी पेरेंट्स को मेंटेन करने का, सीनियर सिटीजन्स को मेंटेन करने का कानून आया है। हम लोग अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। इसके अलावा यदि आप बात करते हैं कि क्या ये इतना ही सफिशिएंट है, कानून इसके ऊपर नहीं कर सकता। बाकी जिम्मेदारी हम सभी लोगों की बनती है कि हम अपने पेरेंट्स की पूरी तरह से देखभाल करें और उनकी भावनाओं का ख्याल रखें, उन्हें अपने साथ रखें। जैसे कि अभी सिकेरा साहब ने कहा था, तो पेरेंट्स हमें तो अपनी पूरी ज़िंदगी दे देते हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या करते हैं वो हमारे सोचने का विषय है। वहीं ही हम पेरेंट्स की भी कुछ जिम्मेदारी ये बनती है। यदि हम बच्चों को सिर्फ पैसे के भरोसे पालेंगे, क्रेच में उठा करके डाल नवनीत जी ने यहाँ एक बात अभी कही थी कि बच्चे अपने माँ बाप को देखकर सीखते हैं। मैं रूबी जी आपसे जानना चाहूँगा, आप बाहर देशों में जाते हैं, तो बाहर देशों में जाते हैं और हमारे देश के कल्चर में जब वहाँ माँ बापों की बात होती है तो कोई डिफरेंस आपको नज़र आता है? देखिए, हमारा देश वो देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्यार है,
क्योंकि हम ये तो देखते ही हैं हर जगह कि दूसरे देशों में जितना ज़्यादा वहाँ पे लोग अलग हो जाते हैं, जितनी जल्दी मिलते हैं उतनी जल्दी अलग हो जाते हैं, चाहे उनके आपस के रिश्ते हों चाहे उनके माँ बाप से रिश्ते हों। तो हम अपने देश की ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे देश ने जो यूरोपियन कल्चर है उसको धीरे धीरे अपना लिया है। उसमें बस हमें यही एक बेनिफिट हुआ है कि माँ बाप को जिस तरीके से घर से बाहर निकाल दिया गया, वो कहीं आत्महत्या ना कर लें, किसी ट्रक के आगे खुद को ना मार लें, उससे अच्छा है कि जैसे हमारे भाई साहब अभी बैठे हैं, उन्होंने बताया है कि ओल्ड एज होम वो चला रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे कम से कम उनको एक सहारा, एक आसरा तो मिल ही जाता है। बिल्कुल। नवनीत जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। नवनीत जी जैसा सीनियर IPS जो इतना बड़ा अधिकारी हैं, वो अपने माँ बाप के बिना अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उनके लिए आज भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जिंदगी की उन्होंने वो अपनी एक घटना बताई जिसने उनके जीवन को एक नए आयाम पर ले जाने का काम किया, और हम और आप ऐसी स्थिति में है कि अपने माँ बाप को बाहर निकालने का काम करते हैं। नवनीत जी, क्या आप इस बात से सहमत है कि ऐसी कोई भी स्थिति किसी की जिंदगी में हो सकती है कि वो अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर निकालने का काम करे? देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि लड़कों के सामने ऐसी समस्या आती है कि वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालने को तैयार हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि वो लड़का अपने आप को कैसे जिंदगी जीते हैं। मतलब वो एक दिन भी बिना ये सोच के, इस ख्याल के साथ कि जिस माँ ने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, अगर बिस्तर गीला हुआ होता होगा तो माँ गीले पे सोती थी, अपने बच्चे को सूखे पे सुलाती है। एक खांसी पर उसको गोदी में लेके डॉक्टर तक भाग भाग के जाती है। ऐसी माँ को कैसे कोई घर से निकाल सकता है? मतलब ये तो एक, जिसे कहते हैं, आप मुझे सोचने वो कह रहे हो, तो ये सोचना ही मेरे लिए बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला बन रहा है। लेकिन मैं जान रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम आज इतनी बड़ी है। आप सोचिए कि हमारा देश, जिसमें आज हम सब जानते हैं कि 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, युवा है हमारा देश आज का। आप सोचिए 20 साल के अंदर यही सब जो युवा वर्ग है 55 और 60s के एज ग्रुप में चला जाएगा। जगबीर राठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जगबीर जी, किसी ने कितना सही कहा है कि 2 माता पिता मिलकर 10 बच्चों को पालते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर 2 माता पिता को नहीं पाल पाते। अगर आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए तो वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों में सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं और उनकी माली हालात भी काफी अच्छी है। जगदीर राठी जी, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, दो कारण हो सकते हैं माँ बाप से बच्चों के अलग होने के, वैचारिक और व्यवसायिक। यहाँ वैचारिक बात ना हो कि जो प्रश्न आपने उठाया है उसमें व्यवसायिक कारण मुझे ज़्यादा दिखते हैं। हम बच्चों ने अपने आप को इतना तेज दौड़ा दिया है कि माँ बाप पीछे रह गए हैं। मैं तो अक्सर मंच से, क्योंकि कवियों के लिए, खासतौर से हमारे साथी कलाकारों के लिए माँ बाप एक ऐसा विषय है जिसको बोलते ही वो बच्चे जो अपने माँ बाप से दूर है, जब भी उनके सामने माँ बाप की बात करोगे, कोई गीत लिखोगे, कोई कविता लिखोगे, वो आंसू तो टपकाएंगे। लेकिन उनकी मजबूरी क्या है कि इस व्यावसायिकवाद में उन्होंने अपने आप को इतना तेज स्पीड से दौड़ा लिया कि बूढ़े माँ बाप पीछे रह गए। उनको कहीं लगता है कि ये जब हमारे साथ हैंग ऑन करेंगे तो हमारी जो व्यावसायिक गति है उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। मैं तो अक्सर मंच से बोलता हूँ कि किसने वक्त के माथे पर ये काली लकीर उकेरी है, कोई तो बताइए ये वक्त की कैसी हेरा फेरी है। जब हम छोटे थे इस बात पर लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। आज हम बड़े हो गए हैं, आज इस बात पर लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी। क्या बात है। कारण यही है कि हम लोग वो उपभोक्तावाद और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक इस सोसाइटी में उपभोक्तावाद में इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो साधन भोगना चाहते हैं, जो समाज की गति में आगे निकलना चाहते हैं, जो सांस्कारिक रूप से तो माँ बाप से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि जो एक जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें माँ बाप कहीं हमें बोझ बन रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म, ये व्यवसाय के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं से इस चीज़ की अनुमति नहीं है कि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देंगे। ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसे हम किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शंकर जी, आप क्या इनकी बातों से सहमत करते हैं कि व्यवसाय की वजह से अब माँ बाप हमारे पीछे छूटते जा रहे हैं? जो नई जनरेशन है उसमें जो 2-3 प्लस पॉइंट हैं और 2-3 माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट जो नई जनरेशन के अंदर है वो ये है कि वो सब बहुत फोकस्ड है कि उनको क्या करना है। वो हम लोगों की जैसे कंफ्यूज नहीं थे, जो हम अपने टाइम पे कंफ्यूज थे कि हमने करना क्या है, सलाह लेते थे। उनको पहले से पता हमें ये करना है। सेकंड, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, तो माँ बाप की प्रॉपर्टी पे पहले दिन से ध्यान रखते हैं कि या तो ये मर जाए और या मुझे अभी हिस्सा दे दे, इसी टाइम पर, इसी जवानी के टाइम पर ही मुझे पैसे दे दें।
तो उस चक्कर में घर में क्लेश शुरू हो जाता है। ये जो जैसे भैया ने बताया कि बहुत आगे निकल गए हैं, उनको व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है। मेरे पास ऐसे इतने एग्जाम्पल हैं, इतने लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी उनके पेरेंट्स से 2 बातों में लड़ाई होती है। एक तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दीजिए, और दूसरी भी मेरी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं रहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे रहना चाहते हैं, मेरी वाइफ नहीं रहना चाहती। तो ये 2 जो प्रॉब्लम है, एक तो जिनके पास पेरेंट्स का प्रॉपर्टी है वो भी उनके लिए एक नासूर है, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो तो वैसे ही बेचारे। इस बारे में हम शंकर जी आपके पास वापस आएंगे और बात करेंगे कि शादी होने के बाद ये अक्सर देखा गया है कि जब एक लड़के की शादी हो जाती है, हमारे परिवार में हमारे एक बच्चे की शादी हो जाती है, बीवी घर में आ जाती है, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे हालात बदलते हैं कि उसे अपने माँ बाप कहीं ना कहीं अपने ऊपर बर्डन लगने लगते हैं, वजन लगने लगता है, बुरा लगने लगता है कि माँ बाप चुभने लगते हैं उसकी आंखों में कहीं ना कहीं कि ये हमारे साथ क्यों रह रहे हैं। इसके बारे में हम जानने और परखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिंदगी में वक्त से ज़्यादा अपना या पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर रोगों पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। पेयजल आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना? अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। पाएं एक 8 GB पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 7678076780 पर। साधना प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर, और नेट विजन के चैनल नंबर 209 पर। साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अगला विश्व युद्ध होता है तो ये पानी को लेकर होगा, ऐसा क्यों लगता है? जो गांवों का गरीब लोगों का पानी था उस पे सब बड़े लोगों के कब्जे होते जा रहे हैं। पानी का जो मालिकाना हक है वो अमीरों के हाथ में या पूंजीपतियों के हाथ में ना हो करके लोगों के हाथ में होना चाहिए। क्या माने रखते? जल सुरक्षा होगी तो फिर ये पूंजीपतियों का, बड़े सेठों का पानी पर से अधिकार कम होगा। क्या हमारे पास कोई ऐसा मास्टर प्लान नहीं है जो आए साल होने वाली इस आग पर रोकथाम लगा सके? जंगल माफिया के हित में ये आग लग रही है। देखिए जल पुरुष राजेंद्र सिंह के साथ विशेष बातचीत रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। बुढ़ापे की दहलीज पर हम सबको कदम रखना है, तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि जो आज हम अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं वो कल
हमारे साथ भी हो सकता है। तो फिर हम क्यों उस माँ के दूध का कर्ज भूल जाते हैं जिसने हमें 9 महीने अपनी कोख में रखा। यहाँ मैं बात करूंगा अपने बुजुर्गों से जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है माता जी जिनका नाम विनोद जी है। विनोद जी एक ओल्ड सेक्रेटरीट में जॉब करती थी, सरकारी जॉब पर थी। मुझे विनोद जी आपसे सवाल करते हुए भी ये बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ दर्शक देख रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसे क्या हालात हुए, क्या चीज़ें आपके साथ हुई कि आपको अपने घर से बाहर ओल्ड एज होम में आज रहने की आवश्यकता पड़ गई है। मैं तो वो काम करते करते ऐसा फील हुआ तो मुझे ऐसा करना पड़ा। आपके बच्चों ने आपसे कुछ कहा? कुछ भी नहीं। आप अपनी मर्जी से वहाँ पर रहती हैं? आपका मन नहीं करता, आपका दिल नहीं करता कि आप अपने बच्चों के साथ उनके घर में रहें? नहीं, उनका सुनना भी तो पड़ता है ना सब कुछ। तो आपके बच्चे नहीं बच्चे नहीं चाहते कि आप उनके साथ रहें? सुनने की स्टेमिना नहीं है मेरे में इतना ज़्यादा, जितना वो बोलते हैं ना वो मैं सुन नहीं सकती। तो जब आप बच्चों के साथ उनके घर में रहती हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं और वो बातें आप सुनना नहीं चाहती, जिसकी वजह से आप ओल्ड एज होम में रह रही हैं। अब फिलहाल तो जैसे हम रह रहे हैं ठीक ही है, अब आगे देखो क्या होता है। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप अपने खुद के घर में नहीं रहने के लिए तैयार हैं? वो मेरे से बड़े लगते हैं ना, इसलिए। अच्छा, मतलब बच्चे आपको वहाँ पर बातें सुनाते हैं। एक ऐसी स्थिति ज़िंदगी में भी आ जाती है जिन बच्चों को आप पाल पोस कर बड़े करते हैं और जब वो बच्चा शादी हो जाती है, कोई भी ऐसी बात हो जाती है, अपने आप में मैच्योर हो जाता है, तो जब उसके माँ बाप अपने घर में रहते हैं तो उन माँ बापों को उन बच्चों से बातें सुननी पड़ती हैं। नवनीत जी, यहाँ हमने माता जी से भी बात करी। माता जी का कहना ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ इसलिए नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि अगर मैं वहाँ पर रहती हूँ तो मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं जिन बातों को सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपने घर में ना रह करके, अपने बच्चों के साथ ना रह करके ओल्ड एज होम में रहूं। तो क्या आपका कहना है इस बारे में, क्या बच्चों को अपने माँ बाप को कुछ सुनाने का अधिकार है? देखिए, ये जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम है। जैसे जो माता जी जिन्होंने अपनी बात मैंने सुनी, तो वो एक इंडिपेंडेंट महिला रही हैं, उन्होंने जिंदगी भर पुरुषों की तरह काम किया है। तो जो लोग इस तरीके से अपने दम पे अपनी जिंदगी जीते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो कोई उनको कोई जबरदस्ती में कोई ताना मार के जाए, क्योंकि उन्होंने अपने मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों को ये शोभा नहीं देता कि अपने बुजुर्गों को कुछ भी कहें, लेकिन अगर वो कहते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी स्वाभिमानी महिला पुरुष, कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभिमान से जीना ज्यादा पसंद करेगा बजाय इसके कि माता पिता बच्चों के साथ रह के अपमान की जिंदगी जिए। तो मैं इसमें माता जी का डिसीजन है उसका सम्मान करता हूँ, वो सही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक प्रॉब्लम है जो मैं देखता हूँ कि हम लोग जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी करते रहते हैं और उसी प्रॉपर्टी को लेकर फिर झगड़ा होता है और अपने लिए कुछ नहीं छोड़ते। जो माता पिता हैं अपने लिए कुछ नहीं करते। तो इसलिए एक बहुत आवश्यक बात यह है, जैसा कि शुरू में पंजाब के बारे में भाई साहब ने बताया था, कि सभी लोग, हर इंडिविजुअल को अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरी कर लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हरियाणा में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि 60 ईयर से ऊपर के हर सीनियर सिटीजन को वो लोग करीब 1200 रुपए प्रति माह का वहां पे भत्ता मिलता है, वो पेंशन मिलती है, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। चाहे वो जमीन उनके पास बहुत हो कम हो, कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ ये कि वो बुजुर्ग उनको मिल रहा है। तो पति पत्नी है, 1200 2400 रुपए अगर उनके मंथली आ रहे हैं तो 2400 रुपए में 2 लोगों का परिवार का कम से कम खाने भर का काम चल जाता है। तो एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। आई विश कि इस तरीके के सपोर्ट सिस्टम सभी जगह होने चाहिए। हरियाणा की बात यहाँ पर करी है। हमने ये अक्सर देखा है कि इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं वो हरियाणा या जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ बहुत कम है। ये जो मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर ये चीजें ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। हरियाणा से हमारे साथ राठी जी मौजूद हैं। राठी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हरियाणा में क्या इस तरीके की चीजें बढ़ने लगी हैं? नहीं, मैं खासतौर से अपने स्टेट की बात करूं,
वहाँ का जो फैमिली स्ट्रक्चर है प्लस आपस की बॉन्डिंग है, गांव में वो शायद इसलिए बचे हुए हैं कि वहाँ के बच्चे अभी नेट पे ज़्यादा खेलना शुरू नहीं हुए हैं। अभी भी शाम को वो माँ की गोदी में या दादी गोदी में बैठ जाते हैं। और सेकेंडली बात ये है कि जो एसेट्स की बात अभी सर ने कही, ये बात सही है कि हरियाणा में जो एक एग्रीकल्चर फॉर्मेट है उसमें जब तक माँ बाप जीवित हैं तो उनके नाम जो एसेट हैं, उनकी एग्रीकल्चर लैंड है या उनके नाम रहती है, और यही उनकी एक सेल्फ जो स्वाभिमान है, जो आत्मसम्मान है, उसका प्रतीक होती है। और बच्चे भी बहुत कम रेयर उनको ये कहते हैं ये ज़मीन हमारे नाम कर दो, क्योंकि वो पता है जब तक माँ बाप बैठे हैं बच्चों को उस पर अधिकार नहीं होता। और ये जो बात अभी जो मुझे जो इस बातचीत से लग रहा है कि सर्वाइवल की दिक्कत, एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल की दिक्कत यहाँ मुझे लग रही है कि उसके सब्र का बांध तब झट से टूट जाता है, जिसे तमीज़ सिखाई थी अब वो तहजीब सिखाते हैं। अब जब बच्चों को सिखा बड़ा कर देते हैं माँ बाप, और जो बड़ा होकर उसके अनुसार उनको लगता है कि माँ बाप को ये बात पता नहीं, या माँ बाप की ईगो हर्ट होती है, ये भी एक कारण है। तो राठी जी, आप एक कवि भी हैं जी, तो कवि इस दर्द को किस तरीके से बयां करेगा? मैं इस दर्द को इसी तरह बयां करूंगा कि जो हमारी रूट्स से हम जो कट गए हैं, जो शहर में गांव की मिट्टी उड़ के आ गई है। मैं तो अक्सर जिस शहर में रहता हूँ, आप गाँव के कुछ लोग वहाँ नौकरी पेशे, उनके माँ बाप साथ रहते हैं, शाम को इकट्ठे होकर महिलाएं गीत भी गाती। तो उनको देख के मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि छोड़ गाँव को हम शहर की डगर आ गए हैं, अपने बच्चों के जीवन के सफ़र के हम सफ़र आ गए हैं, मेरे गाँव की सांझ अब चुप सी रहती है, वहाँ के गीत उड़कर कुछ शहर आ गए हैं। ये जो मिट्टी उड़कर जो शहर में आई, एक अंदर का जो स्वाभिमान है या एक जो लाइफस्टाइल है, जब वो टकराव होता है तब माँ बाप को लगता है कि हम कहीं ना कहीं बच्चों के इस जीवन के साथ मैच नहीं कर रहे। मुझे ये कारण नजर आता है। नवनीत जी, जो आज हालात हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, आप और आपका विभाग काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। बुजुर्गों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाली अमानवीय पहलुओं को आप कैसे देखते हैं, और इसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि हम बुजुर्गों को वो सम्मान दे सकें जिसके वो हकदार हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न अभी आपने उठाया है, और महिलाओं के मुद्दे पर हम लोग करीब 3 साल से तो मैं लगातार इसी पे काम कर रहा हूँ। सिक्योर एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए उनके लिए, एक एम्पावरिंग एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हम लोग समाज में उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम मानना शुरू कर देंगे तो पता चलेगा प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल, उत्तर प्रदेश में ही मात्र 3 साल से कम अवधि में महिलाओं की जो कंप्लेंट्स आई, जो हमारा सिस्टम है उस पर 5 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स आई। सर, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जैसे जो लड़कियों के हक में लॉ जो बने हैं वो सीधा सीधा अपने पति को ये बोलती कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं अपनी सास ससुर को अंदर करवा दूंगी। इसका कोई मिसयूज भी इतना ज़्यादा है, और जो उसके केस हैं उसके बारे में भी मैं चाहता हूँ कुछ बताइए। ये जो मिसयूज ऑफ द लॉ हो रहा है और बड़े धड़ल्ले से हो रहा है, 2-4 जगह नहीं हो रहा। मैं कि 100 में से मुझे लगता है कि 70% तो केस जो अपने सास ससुर पे किए जाते हैं उन पे बेफजूल किए जाते हैं। पति पत्नी की लड़ाई होती है, सास ससुर को अंदर करवा देते। इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। जी, मैं आपकी बात को मैं वही कह रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम थी हमारे समाज में बहुओं के साथ अत्याचार की। हम लोग जब बचपन से देखते आए थे, दहेज के नाम पर लड़कियों को यूं जला दिया जाता था। हजारों लाखों लड़कियों को जलाया गया इस समाज में, और उसको रोकने के लिए डाउरी का कानून बना, जो कि बहुत जरूरी था। और उससे बहुत कमी भी आई है, डाउरी के केसेस में बहुत ही सार्थक रूप से कमी आई है। लेकिन जब कोई चीज को करने के लिए आप कोई कानून बनाते हैं तो उसके कुछ फॉलोआउट्स होते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि अब उसी कानून का डर जो है दिखाया जा रहा है, कुछ लड़कियां उसको दुरुपयोग भी कर रही हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको नोटिस किया है कि इसमें इसके दुरुपयोग पर कंट्रोल किया जाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ही केसेस को आगे बढ़ाया जाए। तो ये उसका फॉलोआउट है। एक समस्या को खत्म करने के लिए जब आप चले तो दूसरी समस्या खड़ी हो गई। तो ये उस वजह से हो रहा है। लेकिन जो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि जब लड़कों की शादी हो जाती है उसके बाद उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो इस विषय पे मैं चाहूंगा कि हमारे पैनल में जो हमारे साथ जो महिलाएं बैठी हुई हैं, रूबी यादव जी और सावित्री पांडे जी, मैं चाहूंगा कि वो बताएं कि आखिर इस विषय पर ऐसा क्यों होता है, ये व्यवहार में परिवर्तन क्यों होता है।
जी सावित्री जी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, परवरिश तो बहुत दूसरे घर से आती है। बेटा आपका तो अपना होता है, आपने उसे क्या परवरिश दी है, कितना वो आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ है, कितना आपकी वो केयर करता है, ये इस बात पे निर्भर करता है। बहू तो दूसरे घर से आई हुई है, वो तो चाहेगी कि उसे भी तवज्जो चाहिए। अब तक आपके माता पिता अपने थे, अब वो भी आपकी अपनी है। तो आपको ये पुरुष वर्ग को देखना होगा कि वो कैसे इमोशनल बैलेंस दोनों में बना करके रखते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ होती है इमोशनली बॉन्डिंग की। हर आदमी अपना हक ज़्यादा, माँ अपना ज़्यादा हक दिखाना चाहती है, बहू अपना हक ज़्यादा हक दिखाना चाहती है। उसमें बैलेंस करने की जिम्मेदारी होती है पुरुष की। और वो उसकी माँ, उसके पेरेंट्स ने उसकी परवरिश में कितना उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाया है, कितना संस्कारित किया है, ये उस बात पे बहुत निर्भर करता है। जो लड़की पराए घर से आई है वो आपके बूते पे आई है, आपके सहारे आई है, तो उसको इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए ही होता है। तो उसको यदि आप उस तरह से अपनाएंगे तो वो क्यों जा करके आपको अलग होना चाहेगी? वो आप में अपने सास ससुर में पेरेंट्स को तलाशती है। रूबी जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जब मैं अपने माता पिता को इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना सम्मान देती हूँ, इतनी इज्जत देती हूँ, तो जिनसे मेरी शादी हुई है उनके माता पिता, क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चे को जन्म दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे सास ससुर की, जिन्होंने एक लड़के को पैदा किया जो मेरी ज़िंदगी में मेरा सहारा बने हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, हर जगह मेरा कदम से कदम मिला के चलते हैं। तो इसके लिए मैं अपने सास ससुर की शुक्रगुजार हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे देश की हर बेटी को अपने माता पिता को प्यार करने के साथ साथ, उनका इज्जत सम्मान करने के साथ साथ, अपने सास ससुर के साथ भी बैलेंस रखते हुए लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। लेकिन एक बात का आप ऑनेस्टली, एक सच्चाई, पूरी सच्चाई के साथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे भी और सावित्री जी से भी, जो यहाँ बात निकल के आई है कि उस कानून का मिसयूज किया जाता है, एक तरीके से ब्लैकमेल करने का काम किया जाता है, आप उससे सहमत होंगी कहीं ना कहीं? देखिए, ब्लैकमेल किया जाता है वो तो सबसे ज्यादा गलत बात है, क्योंकि हम जिस घर में आए हैं, अगर हमने उस घर को अपना लिया है, उस घर में एक लड़के को अपने पति के रूप में, अपने जीवन साथी के रूप में अपना लिया, तो उनके माता पिता से हमें क्यों दिक्कत हो? जब मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई भाभी मेरे माता पिता को इज्जत सम्मान दे, उनको अच्छे से रखे, उनको बहुत प्रेम करें, आपका कहना तो यह है कि इस तरीके की चीजें बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल अफवाहें हैं और ये गलत बात है। नहीं है, होती हैं और ये बहुत गलत है। मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मुझे इस चीज का एतराज है कि लोग इस तरीके की चीजें होती हैं हमारे समाज में। होती है हमारे समाज में, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो इन चीजों का दुरुपयोग करती हैं और मैं इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। सावित्री जी आपका क्या कहना है? एज एन काउंसिल, देखिए मेरा अपना पर्सनल अनुभव तो नहीं है क्योंकि मैंने शादी ही नहीं की है, तो लेकिन एज एन काउंसिल और एज एन ऑफिशियल मीडिएटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आई कैन से कि हाँ ऐसे होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगी कि हर आदमी इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहा होता है। एक लड़की बाहर से आती है, 1-2% की बात हम करें या कुछ परसेंटेज की बात करेंगे तो गलत हो सकता है कि हाँ ठीक है, लोग गलत उस तरह का उपयोग करते हैं। यहाँ सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई होती है कि कौन बड़ा, किसका ज्यादा है। दिक्कत सावित्री जी वहाँ इमोशनली ही आती है, क्योंकि वहाँ इमोशनल ही ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं आपके माँ बाप को अंदर कराने का काम करूंगी। हाँ, तो वो इंसान कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है कि वो ना चाहते हुए भी अपने माँ बाप को उसे बाहर निकालने का काम करना पड़ता है। तो ये किस तरीके से बचा जा सके, इस तरीके बचा जा सके, वही वहाँ मोहसिन जी मैं यही कहना चाहूंगी फिर कि वहाँ भी लोगों की परवरिश काम आती है। हम बच्चों को जो देते हैं वो वही फसल हम काटते हैं। जो यदि हमने धान बोया है तो धान की ही फसल उगेगी, आम बोया है तो आम की ही फसल उगेगी। हम बच्चों को जिस तरह के संस्कार देते हैं आगे वही बढ़ के आता है। तो चाहे वो लड़की के माँ बाप हों चाहे लड़के के माँ बाप हों, उनको परवरिश के साथ सिखाना होगा कि भाई आपके वो जिस घर में आप जा रहे हैं। लेकिन अगर एक लड़के की जिंदगी में इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं कि उसे अपने माँ बाप या अपनी बीवी जो एक तरीके से उसे ब्लैकमेल कर रही हो या जो भी शब्द हम उसे देना चाहें, अगर उसके सामने इस तरीके के कोई हालात पैदा हो जाते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसे क्या? मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगी, फिर तरीके से समझा करके बीबी को ये कह देना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स थे तब मैं इस दुनिया में आया हूँ, यहाँ तक बढ़ा हूँ, यहाँ तक पल किसी भी पोजीशन पे हूँ। यदि ये नहीं होते, इन्होंने हमको इतना बड़ा नहीं किया होता, इस काबिल नहीं बनाया होता, तो आप भी मेरी ज़िंदगी में नहीं होती। लेकिन उसको समझाने का एक तरीका होना चाहिए और उनको बताएं। अभी एक छोटी सी घटना है, कहते एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब थे, उनकी पत्नी ने इसी तरह से किया। उन्होंने क्या किया कि अपनी माँ को ले जा करके एक वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने 3-4 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। तो घटना ये पता चली तो लोग गए, बुलाया उन्होंने किसी को। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने कहा कि हमको तलाक दे रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं वो भी, उनको भी परेशानी होगी इस तरह की, इस स्टेज पे ऐसा क्या आ गया कि आप ये कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारी माँ के साथ ऐसा हुआ, जो माँ अकेले हमको इस तरह की हमारे परवरिश की और उन्होंने हमारे लिए सब तकलीफ़ें उठाई, तब मुझे यहाँ पढ़ा लिखा करके बड़ा किया। जब मैं उस माँ का नहीं हो सका तो मैं इस पत्नी का कैसे हूँगा। तो पत्नी को भी ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आज अपने माँ बाप का नहीं हो रहा है वो कल उसका भी नहीं होगा। तो इस तरह से इमोशनल बैलेंस तो करना पड़ेगा। शंकर जी, आपने कई गीत गाए हैं, क्या कभी आपने माता पिता को लेकर भी कोई गीत गाया है? एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी, पंजाबी में थी, तो मैंने अपने मैनेजर को सुनाई तो वो गाड़ी से उतर के बाहर चला गया। तो मैंने सोचा इतनी अच्छी शायद इसको ना लगी हो, तो मैंने थोड़ी 10-12 मिनट के बाद वापस आया। मैं क्या हुआ, कह रहा वो बड़ी इमोशनल थी तो मैं रो पड़ा। तो उसका हिंदी में मतलब है, तो पंजाबी में थी वो, हिंदी में उसका ये मतलब है कि जब लड़कियां तो घर से बाहर शादी के बाद चली जाती हैं, अगर लड़के भी चले जाएंगे तो पेरेंट्स को कौन संभालेगा। काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स से मिलने आए वो गाना सुनकर, जो छोड़ चुके थे। वेड़ा बाबुल दा छड़ कुड़ियां ने उड़ जाना है, वेड़ा बाबुल दा छड़ तियां ने उड़ जाना है, मां नू कौन संभालू बाप नू कौन संभालू, जे पुत भी तुर जाणगे, जे पुत भी तुर जाणगे। फिर लोग औलाद मांगते हैं, नाक रगड़ के ईश्वर की मुझे औलाद दो, कोई लड़का दो, तो उस पे जिना शीस चुकाए बच्चियां खातिर रब मुरे, जिना शीस चुकाए बच्चियां खातिर रब मुरे, ओही सिर हुण साहूकारां ते चुक जाणगे, मां नू कौन संभालू बाप नू कौन संभालू, जे पुत भी तुर जाणगे। क्या बात, ये वो जज्बात हैं जो सीधे दिल की गहराइयों से बाहर आ रहे हैं शंकर जी के। जगबीर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक कवि उम्र की इस अवस्था को किस तरीके से देखता है? मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कवि क्या, हर कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए ये सोचता है। कवि लोग ठीक है, शंकर जी उसको गा के कह देते हैं, हम लोग अपनी लेखनी से लिखकर कविता के रूप में सुना देते हैं। बाकी हर व्यक्ति, जैसा अभी मैडम ने भी कहा कि संतुलन की ज़रूरत है, मुझे ये लगता है कि इस मामले में संतुलन की नहीं, एक संकल्प की ज़रूरत है। पत्नी एक अर्धांगिनी होती है, उसके प्रति फर्ज है, लेकिन पत्नी से ऊपर जो माँ बाप का दर्जा है, भगवान का ही दर्जा होता है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया। तो मैं 4 पंक्तियाँ अक्सर मंच से बोलता हूँ कि मुझे उन्हें देखकर खुला आसमान नज़र आता है, मेरे बचपन का कहीं उनमें निशान नज़र आता है, मैं जब भी देखता हूँ उनको तो तीरथ सा हो जाता है, मेरी माँ की झुर्रियों में मुझे भगवान नजर आता है। वाह वाह वाह। तो अब ये स्टेटस जब बच्चे माँ बाप को दे देंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। जिस माँ बाप ने के कारण आप एग्जिस्टेंस में, मैं तो जिस विश्वविद्यालय में काम करता हूँ, मैं मन से अक्सर बच्चों को ही खड़ा करके यही खड़ा होकर एक बात कहता हूँ कि आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो अस्तित्व है, ये आपके माँ बाप के एसेट है। कई बार कुछ लोग नशा करते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो मैं उनको यही समझाता हूँ, ये शरीर आपका नहीं है, ये उन 2 देव पुरुषों की वजह से आप इस दुनिया में हो जिनको आप माँ बाप कहते हैं। तो मैं सिर्फ पंक्ति में उनको भगवान मानता हूँ और इसी तरह उनको बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं और वो कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी सर, मेरा सवाल नवनीत जी से है, जो अभी कानून की बात कर रहे थे कि पंजाब में कानून है, अगर वो पूरे देश में भी लागू हो जाए तब क्या हम इस चीज को रोक सकते हैं? अगर कानून के डर से बच्चे अपने माँ बाप को घर पे रखेंगे तब क्या वो उन्हें इज्जत और सम्मान दे पाएंगे? और मुझे लगता है कि इस उम्र में सम्मान और इज्जत की सर बहुत जरूरत होती है उन्हें। जो कानून बना है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बना है, ताकि माता पिता को जो मिनिमम फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए जिससे उनका जीवन यापन हो सके वो हो। तो कानून सिर्फ फाइनेंसेस को या एक मिनिमम लेवल ऑफ सस्टेनेंस को अवेलेबल करा सकता है। वो किसी के साथ ये नहीं कह सकता कि आप इमोशनली भी आप इनको उतना ही रेस्पेक्ट करें जितना आप कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज तो दिल से आती है। हमारे साथ एक और युवा मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या सवाल है। मेरा सवाल शंकर साहनी जी से है। आप एक सिंगर है और आप अच्छे मुकाम पर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कहीं ना कहीं मजबूरियां तो नहीं कि अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है घर पे अपने करियर को बनाने के लिए? जब बेटे होते हैं उनके, वो गांव से उठकर शहर आ जाते हैं
और माँ बाप को वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कभी कभी मजबूरियाँ हो जाती है। तो क्या ये इसे मजबूरी कहे या इसे कहे कि ये जानबूझ के किया गया है? हाँ, इसका क्या है कि मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं एक छोटे से शहर से हूँ, होशियारपुर से, और वहाँ से मैं जब पढ़ने बाहर गया, होशियारपुर से बाहर आया हूँ चंडीगढ़, वहाँ मैं इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं दिल्ली आया, बॉम्बे आया, या जहाँ भी गया, तो मेरी ये कोशिश थी कि पेरेंट्स मेरे पास आके रहें। वो आपको अगर जेस्टेशन पीरियड जो आपका है वो 2, 4, 5 साल का, 10 साल की पढ़ाई की, उसके बाद अगर आपको नौकरी मिल गई तो आपकी ये इच्छा होनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके पास वापस आएँ, आपके साथ रहें, क्योंकि आप तो वापस जा नहीं सकते क्योंकि आपका बिजनेस यहाँ पर है। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो आपके पास रहना चाहते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मेरे पास आना चाहते हैं, तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि सुबह सुबह मुझे अपनी माँ के दर्शन होते हैं, जो मुझे वहाँ जाके करने पड़ते पंजाब में बार बार। तो ऐसे ही मेरा बेटा भी यूएस में पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है, तो मुझे उससे भी वही उम्मीद है कि वो मैं वहाँ जाऊँ ना जाऊँ, पर वो मुझे बुलाए तो सही। और मैंने अपने मम्मी को 5-10 दिन पहले सुना था, एक दिन बात करी थी, एक जो बुजुर्गों की मालिश करने के लिए लड़की आ रही कि तुम 2 घंटे और बैठा करो मेरे साथ, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मैं घर में 2-3 घंटे होता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 2-3 घंटे तो वो होता है, उसके बाद तुम 2-4 घंटे बैठा करो मेरे साथ, टाइम पास किया करो, तो आई विल पे यू सम एक्स्ट्रा मनी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और हैरानी भी हुई कि लोग, बुजुर्गों के पास कंपनी नहीं होती, इसलिए वो पैसा भी देना चाहते हैं। जगदीश जी, आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं जैसे शंकर जी ने बताया, मुझे इस सारे मामले का एक सोल्यूशन नज़र आता है, जैसे आप भी अभी कह रहे थे कि एक कहीं ना कहीं माँ बाप का एक हल्का सा ईगो होता है कि हमने जो जिस पेड़ को इतना लगाया है उसकी छाँव पूरी हमारे ऊपर पड़े। शंकर जी ने बिल्कुल साफ बताया कि उन्होंने सुना कि 2-4 घंटे रहते हैं, उन्होंने टाइम एक्सटेंड किया तो माँ खुश है। इसी तरह आप, मेरे परिवार में एक बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर है, बहुत बड़ी पोजीशन पे, उनकी माँ बिल्कुल अनपढ़ गाँव की, लेकिन मैंने उनका रूटीन देखा, जब भी वो दफ्तर से किसी भी समय घर पे आए, वो सीधे माँ के कमरे में जाते थे, सिर्फ एक सेंटेंस पूछते थे, माँ राजी है, इसमें माँ खुश रहती थी। मुझे लगता ये है कि जिन बच्चों को, जो अपने आप को इस व्यवसायवाद में अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, वो इतने बड़े ना हो कि माँ बाप छोटे लगने लगे। माँ बाप के लिए आप एक बार भी मीठा बोल बोलेंगे, माँ बाप के लिए बच्चे वही है, माँ बाप भी वही है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। माता को चुनरी चढ़ाने से पहले अपनी माँ को चुनरी। बिल्कुल हकीकत। नवनीत जी, आखिर में हम आपसे ये एक मैसेज लेना चाहते हैं। आप पूरे देश को के जो युवा हैं, जो आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने माँ बाप की किस तरीके से इज्जत करें और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक अपने माँ बाप को अपने साथ रखने का काम करें? देखिए, मैं एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि वो थोड़ी क्लैरिटी रखें। ये जो एक बात बीच में भाई साहब ने कही थी कि व्यावसायिक दक्षता में आगे बढ़ना है, बहुत पैसा कमाना है। देखिए, आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, 2 रूम के फ्लैट से 3 रूम के फ्लैट में पहुंच जाएंगे, 3 से पहुंचेंगे तो 4 में पहुंच जाएंगे, इनोवा कार से ऑडियो पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बड़ी क्लैरिटी रखिए इस बात में कि ये प्रोफेशनल ग्रोथ जो होती है, बहुत छोटी चीजें होती हैं। अंत में दाल रोटी खाकर ही इंसान जीता है, और सबसे बड़ी भूख होती है सम्मान के, प्यार की। तो अगर वो सम्मान और प्यार आप अपने पेरेंट्स को नहीं दे पा रहे, आप यकीन मानिए आपको भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आपने सही बात कही है नवनीत जी। प्रोफेशनल ग्रोथ जो होती है वो बहुत छोटी चीज है, जहां बात माँ बाप के सम्मान की आ जाए, उससे बड़ी चीज कोई नहीं होती। आखिर में शंकर जी, हम आपसे एक क्लोजिंग, एक सॉन्ग की, एक गाने की शक्ल में चाहेंगे कि आप एक कोई ऐसा गाना सुनाएं। उससे पहले 4 लाइनें जी मैं बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि जीवन की खुशहाली को तुम बेहाल न करना, खुद अपने ही हाथों अपनी उल्टी चाल न करना, दुनिया भर की रौनकें तुम्हारे कदमों में पड़ी होंगी, बस माँ बाप से मुड़के कोई सवाल न करना। क्या बात है शंकर जी, हम इस कविता के जवाब में आपका भी जवाब चाहेंगे। मैं तो चाहूँगा कि ये जो मंजिल है, एक होता ना कि इन सड़कों पे को मंजिल तक पहुँचते देखा नहीं, ये गाना था, तो मंजिल अभी हमारी दूर है कि हमने वापस अब माँ बाप से दोबारा प्यार करना है। इस प्रोग्राम के बारे में, अब ये प्रोग्राम पता नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ पूरे विश्व में जाएगा, सारे NRIs भी देखेंगे जिनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं और जो लोग भारत में भी रहते हैं। तो ये मंजिल को करीब लेके आना है कि हम दोबारा जुड़ें। तो उस पर कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी जब मैं बहुत परेशान था जीवन में, मेरी कोई ना एल्बम आती थी ना कुछ होता था, बड़ा दुखी रहता था मैं, तो चक्कर काटता था म्यूज़िक कंपनीज़ के। तो तब मैं लिखा था, वो हर प्रोफेशन पे जाता है, इसमें भी जाता है। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई राही ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होंगी
मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। क्या अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि माता पिता कुदरत का आशीर्वाद है। जिंदगी में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप का बदल नहीं है। इसलिए कुदरत के इस नायाब तोहफे को हम कदर करना सीखें, इनकी दुआएं लें और इन्हें सम्मान दें जिनके ये हकदार हैं। उम्र के इस पड़ाव पर इन्हें अकेला ना छोड़ें। इन्हें आपकी और आपके प्यार की बेहद ज़रूरत है। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, कह दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते जिंदगी के एक और अनछुए पहलू को लेकर हम हाजिर होंगे आपके रूबरू। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सजग रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी के साथ रहिए, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है।